कभी सोचा है कि 1 अरब से ज्यादा लोगों का पेट आखिर हर रोज भरता कैसे है? ये सिर्फ खेती नहीं है। इसके पीछे साइंस और स्ट्रैटेजी का एक पूरा ताना बाना है। आज हम इसी दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1 अरब से ज्यादा लोगों की कहानी है और ये आबादी हर गुजरते मिनट के साथ बढ़ रही है। इतनी बड़ी आबादी को लगातार खाना खिलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक ऐसा चैलेंज जो सीधे हमारे सामने खड़ा है। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले भारत के फूड चैलेंज को समझेंगे, फिर बेहतर फसलों की इंजीनियरिंग और स्मार्ट फार्म मैनेजमेंट को जानेंगे। इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे और आखिर में भविष्य की खेती पर नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले भारत के फूड चैलेंज की जड़ को समझते हैं। इक्वेशन बड़ा सीधा सा लगता है, ज्यादा लोग मतलब ज्यादा खाना। लेकिन एक पेंच है, हमारे पास जमीन लिमिटेड है। जमीन तो हम और बना नहीं सकते, है ना? इसलिए हमें होशियारी से काम लेना होगा ताकि हर इंच जमीन का पूरा पूरा इस्तेमाल हो सके। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने पहले कोशिश नहीं की है। अतीत में ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी कोशिशों से हमने खाने का प्रोडक्शन अविश्वसनीय रूप से बढ़ाया है। जैसा ये स्लाइड दिखा रही है, कम जमीन से भी ज्यादा पैदावार मुमकिन है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू क्या है, वो भी हम जल्दी छानेंगे। तो फिर इस चैलेंज से निपटा कैसे जाएं? चलिए सॉल्यूशंस की बात करते हैं और इसकी शुरुआत होती है बीज से ही। जैसे एक मजबूत इमारत के लिए एक मजबूत नींव चाहिए होती है, वैसे ही खेती में वो नींव हमारी फसलें ही हैं। भारत में खेती का जो रिदम है ना, वो 2 मेन सीजन्स तय करते हैं। एक है मॉनसून वाली खरीफ और दूसरी है ठंडी और सूखी रबी। जैसा कि हम देख सकते हैं, हर मौसम में अपनी अलग तरह की फसलें होती हैं जो देश के अलग अलग मौसम के हिसाब से खुद को ढाल लेती हैं। तो ये साइंटिफिक जादू होता कैसे है? ये सब होता है एक टेक्निक से जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन, यानी संकरण। इसे ऐसे समझिए जैसे दो सुपर हीरोज की बेस्ट पावर्स को मिलाकर एक नया और भी पावरफुल सुपर हीरो बना दिया जाए। हम पौधों के साथ भी कुछ ऐसा ही करते हैं ताकि ऐसी किस्में तैयार हों जो ज्यादा मजबूत और ज्यादा पैदावार देने वाली हों। तो एक सुपर फसल में क्या क्या गुण होने चाहिए? देखिए, यह सिर्फ ज्यादा पैदावार की बात नहीं है, बात है बेहतर न्यूट्रिशन की, जैसे दालों में ज्यादा प्रोटीन हो। बात है कीड़ों और सूखे जैसी मुश्किलों से लड़ने की ताकत की, जिसे हम बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। और जल्दी पकने की, ताकि किसान एक ही मौसम में कई फसलें ले सकें। ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है जो हमारी फूड सिक्योरिटी को मजबूत करती है। अच्छा, तो हमारे पास सुपर सीड्स तो आ गए, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस आधा काम हुआ है। एक चैंपियन एथलीट की तरह इन बीजों को भी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए सही पोषण और सही देखभाल की जरूरत होती है। चलिए देखते हैं कि हम अपनी फसलों का पालन पोषण कैसे करते हैं। तो एक बहुत बेसिक सवाल, हमारे पौधों को खाना कहाँ से मिलता है? जाहिर है, मिट्टी से। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है, वैसे ही पौधों को भी अच्छी तरह से बढ़ने के लिए मिट्टी से पोषण चाहिए। अब मिट्टी को पोषण देने के मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं। एक है जैविक खाद का इस्तेमाल करना, जो एक धीमी लेकिन स्टेडी प्रक्रिया है। ये लंबे समय में मिट्टी की सेहत को सुधारती है। दूसरा रास्ता है केमिकल फर्टिलाइजर्स का, जो तुरंत असर दिखाते हैं, लेकिन लंबे समय में हमारी मिट्टी और पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। यह बिल्कुल मैराथन दौड़ने और 100 मीटर की स्प्रिंट लगाने जैसा है। ये स्लाइड एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक दिखा रही है, जिसे कहते हैं हरी खाद। होता क्या है कि मुख्य फसल बोने से पहले कुछ खास तरह के पौधे उगाए जाते हैं और फिर उन्हें वापस मिट्टी में ही जोत दिया जाता है। ये एक तरह से प्रकृति का अपना फर्टिलाइजर है, जो मिट्टी को नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे जरूरी पोषक तत्व देता है और केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत को कम करता है। अच्छा, अब तक हम पौधों की बात कर रहे थे, लेकिन खाने की हमारी कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। अब हम एनिमल हस्बेंड्री की दुनिया में कदम रख रहे हैं, जो हमारी फूड पजल का एक बहुत जरूरी हिस्सा है और हमें जरूरी प्रोटीन और पोषण देता है। पशुपालन मतलब एनिमल हस्बेंड्री हमारे फूड सिस्टम में कई तरह से काम आता है। मवेशियों से हमें दूध मिलता है, पोल्ट्री फार्मिंग से अंडे और मीट, और फिशरीज से हमारी थालियों में मछली आती है। और हाँ, कुछ जानवर तो आज भी खेतों में पारंपरिक तरीकों से हमारी मदद करते हैं।
चलिए एक मीठा फैक्ट बताता हूं। मधुमक्खी पालना भी एनिमल हस्बेंड्री का ही हिस्सा है। और पता है मजे की बात क्या है? भारत में कमर्शियल हनी प्रोडक्शन के लिए अक्सर एक इटालियन मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा का इस्तेमाल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शहद जमा करने की इसकी कैपेसिटी कमाल की होती है। और अब हम आते हैं अपने सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, भविष्य। हमने प्रोडक्शन तो बढ़ा लिया है, पर सवाल यह है कि क्या हम ये सब ऐसे कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी कर सकें? ये कोट उस मुश्किल को एकदम साफ साफ बताता है जिसका हम सामना कर रहे हैं। मतलब पेट भरने की दौड़ में हम कहीं ना कहीं अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं। अब हमें तरक्की और प्रकृति के संरक्षण के बीच एक बहुत नाजुक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तो फिर रास्ता क्या है? जवाब है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में। मिक्स फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स जैसी टेक्निक्स हमें प्रकृति के साथ मिलकर काम करने का मौका देती हैं, ना कि उसके खिलाफ। इससे ये सुनिश्चित होता है कि हम आने वाले कई सालों तक पैदावार जारी रख सकते हैं। और इसी के साथ हम इस एक आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या हम अपनी बढ़ती आबादी का पेट भरने के साथ साथ अपने प्लैनेट को भी सेहतमंद रख सकते हैं? इस सवाल का जवाब ही हमारी फूड सिस्टम का और सच कहें तो हमारी दुनिया का भविष्य तय करेगा। सोचने के लिए एक जरूरी सवाल है।